सीयूईटी की होम साइंस की तैयारी चल रही है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कंटेंट नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इस वजह से हमने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था होम साइंस का जो सैम्पल पेपर एनटीए ने शेयर किया है उसको डिस्कस करना। इन्हीं क्वेश्चंस को मैं थोड़ी सी डिटेल्स में करती जाऊंगी डिस्कस, ताकि आपको कुछ और पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि वी हार्डली हैव एनी टाइम लेफ्ट, एग्ज़ाम सर पे है और ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको एक बार ये बता दूं कि अब मैंने टेलीग्राम भी स्टार्ट किया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनल लेवल पर इस नंबर पे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं वहाँ कुछ गूगल फॉर्म्स पे क्वेश्चनेयर्स डिस्कस कर सकती हूँ, जो कि बार बार वीडियो बनाना इजी नहीं होता। ठीक है, तो नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9899718071। ओके, तो इस नंबर पर आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो। ओके, तो लास्ट टाइम हमने ये 2 पैसेज वाले क्वेश्चंस, मतलब 10 क्वेश्चंस, 5 फ्रॉम ईच पैसेज डिस्कस किया था। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं 11th क्वेश्चन पे आती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके कोई और फ्रेंड्स हैं जिन्हें होम साइंस में इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। इन क्वेश्चंस के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि आप कुछ हर चैप्टर के क्वेश्चंस शेयर कर दो। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि चैप्टर जहाँ पर भी मैंने उसके वीडियोस बनाए हैं वहाँ पर उनके एमसीक्यू शेयर किए थे। आप पीछे जाओ चैनल में और आपको वो एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप उनको देखो, और बहुत सारे अब मैं आपको नया कराऊँ उससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बहुत अच्छा होगा आप उनको दोबारा से स्टडी कर लो, ज़्यादातर सिलेबस उनमें कवर्ड है। ठीक है, और टेलीग्राम भी इसलिए बनाया है कि जो वीडियोस मैंने पहले डाले थे वो क्वेश्चंस मैंने देखा है बहुत सारी जगह पर सेम टू सेम क्वेश्चंस एज इट इज़ लोगों ने उठा के डाल दिए। ठीक है, तो अब हम 11th क्वेश्चन पे आते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हम आगे भी ऐसे काम करते रहें, वरना लास्ट 1 ईयर से तो मैं हार्डली एक्टिव हूँ। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फैमिली बेस्ड केयर। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें हम साथ साथ अंडरलाइन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझना आसान हो जाए। टू चिल्ड्रन टू रिकवर फ्रॉम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, फैमिली बेस्ड केयर होनी चाहिए और बच्चों के लिए होनी चाहिए। ऑप्शंस कौन से हैं, आईसीडीएस, ऑब्जर्वेशन होम्स, चिल्ड्रन होम और एसओएस चिल्ड्रन विलेज। अगर आपने इनके लिए पढ़ा हो, आईसीडीएस 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए स्कीम है। ठीक है, जिसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स भी आती है। ऑब्जर्वेशन होम और चिल्ड्रन होम ये गवर्नमेंट बनाती है बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो अबैंडन्ड हैं या जुवेनाइल हैं उस तरह के बच्चों के लिए। और एसओएस चिल्ड्रन विलेज अगर आपको याद हो तो ये ऐसे विलेजेस बनाती है जहाँ पर हम फैमिली बेस्ड केयर देने की कोशिश करते हैं, जहाँ कुछ बच्चों के ग्रुप्स पर एक मदर होती है और वो सारे बच्चे एक विलेज की तरह अलग अलग हट्स में या कॉटेजेस में रहते हैं। तो वो एक फैमिली बेस्ड केयर है। तो जैसे ही फैमिली बेस्ड केयर किसी भी क्वेश्चन में आंसर आएगा तो आप क्या करोगे, आप जो है उस क्वेश्चन को करेक्ट कर दोगे। ठीक है, वो वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, एसओएस चिल्ड्रन विलेज, ऑप्शन डी। ठीक है, 11th क्वेश्चन हो गया। 12th क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैव प्रोविजन फॉर 8 years एजुकेशन। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चंस में कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें आपको आंसर वहीं से मिलेगा, क्योंकि ये जितनी भी आपको ऑप्शंस दिए होंगे वो सारे ही बच्चों से रिलेटेड होंगे। देखो 8 year एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, देखो सब बच्चों के लिए बात हो रही है, इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज़। इंक्लूडिंग मतलब क्या है, इसमें हमें ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स बताने हैं जो 8 year एजुकेशन मतलब 8 साल की एजुकेशन देते हैं, सब बच्चों को देते हैं, कोई स्पेशल बच्चे नहीं बताए हैं। और उसमें वो बच्चे भी हैं जो डिसेबिलिटीज़ के लिए। अब देखो ये डिसेबिलिटीज़ जो है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, एनजीओ या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी जो संस्थान होते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ये डिसेबिलिटी वालों बच्चों के लिए होते हैं, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, लोकोमोटर डिसऑर्डर्स है, जिनमें उनके लिए हम स्पेशल प्रोग्राम बनाते हैं। हर एक बच्चे को एक अलग नीड होती है और उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम बनाते हैं
तो इंडिविजुअल अलग अलग, हर जने की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोग्राम बनाना, ठीक है। और लास्ट है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये तो एक काउंसिल है, इनिशिएटिव नहीं है, तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो एनजीओ नहीं हो सकता और आरसीआई नहीं हो सकता। अब कंफ्यूजन है एसएसए में और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अब अगर आपने ऑल चिल्ड्रन नहीं पढ़ा होगा तो आप आईईपी कर दोगे, डिसेबिलिटी देखोगे और आईईपी कर दोगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑल चिल्ड्रन है जिसमें कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे इंक्लूडेड हैं और 8 साल की एजुकेशन है। अब सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी से लेकर जो आरटी के अंदर बच्चे आते हैं उन सबको कवर करता है। तो ये 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है और ये कितने साल हो गया, 8 ईयर्स। और सर्व शिक्षा अभियान, सर्व लिखा है, सर्व का मतलब सबके लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सर्व शिक्षा अभियान। कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो कॉमन सेंस यूज़ करो, जो आपको आता है उसको यूज़ करो, जो आंसर्स गलत हैं उनको एलिमिनेट कर दो और जो सही है उसमें से ढूंढने की कोशिश करो। ओके, सो योर राइट आंसर इज ए। 13th question. The central agency which is constituted by the Indian government to set up guidelines for adoption to safeguard the welfare and rights of children. तो इसमें important क्या है, adoption और welfare and rights of children। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या है। SOS चिल्ड्रन विलेज, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो ऑर्फन बच्चे होते हैं उनके लिए विलेज की तरह, गाँव की तरह सेट होता है। ICDS, ये हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि ICDS 0 to 6, अभी भी मैंने आपको बताया ना ICDS किसके लिए होता है, 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए होता है। तो सब बच्चों के लिए तो नहीं हुआ, ये तो सारे ही बच्चों के लिए। यहाँ पर हम किसकी बात करें, एडॉप्शन वाले बच्चों की। अब क्या है, CARA, सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च एजेंसी, इसमें आप देखो एडॉप्शन आ गया, तो ये हो सकता है ऑप्शन, इसे ओपन रखो। नेशनल सर्विस वॉलेंटियर स्कीम, इसमें भी कहीं एडॉप्शन नहीं है, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हम बाकियों को एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ एक हमारे पास सही ऑप्शन बच रहा है जो है कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। तो ये हो गया आंसर हमारा सी, कारा। हमेशा ध्यान रखना जब भी एडॉप्शन की बात होगी तो कारा आएगा, जो कि सारे, नहीं तो क्या होगा, जिसका मन आएगा वो किसी को भी अडॉप्ट कर लेगा और जब मन आएगा उसको छोड़ देगा, इससे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की भी प्रॉब्लम होगी। तो कारा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है डिफिकल्टीज इन मूवमेंट ड्यू टू डैमेज ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। किसकी बात हो रही है, बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स इज टर्म्ड एज लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी या विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा, जिनको दिखाई नहीं देता, तो इसमें बोन्स की बात ही नहीं है। सेरिब्रल पैल्सी मतलब दिमाग का संतुलन है इसमें, ये भी नहीं सही है, ये भी मेंटल प्रॉब्लम है। ऑटिज्म ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम होती है, वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऑटिज्म भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बोन्स और जॉइंट्स की बात हो रही है। बचा क्या, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर का क्या मतलब होता है, गाड़ी की बात करते हैं, लोकोमोटर मोटर डेवलपमेंट था, तो जहाँ पर भी बोन्स और जॉइंट्स की बात होगी वो होगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब ए, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही है जो कि है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। 13th क्वेश्चन भी हो गया, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं लगा आपको। अब हम आते हैं 14th क्वेश्चन पे। द विजन ऑफ प्रोवाइडिंग फैमिली बेस्ड केयर, लो फिर से फैमिली बेस्ड केयर आ गया। फैमिली बेस्ड केयर पढ़ते ही आपको क्या डाउट हुआ, ये SOS विलेज हो सकता है, लेकिन नॉट हो सकता है, कोई और कॉम्प्लिकेशन आगे हो सकती है। देखते हैं, फैमिली बेस्ड केयर टू ऑर्फन्स एंड अबैंडन्ड चिल्ड्रन, यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने किससे कंफ्यूज किया था, किसी और वर्ड से किया था, यहाँ पर किससे कंफ्यूज किया, ऑर्फन और अबैंडन्ड चिल्ड्रन। लेकिन फिर भी जैसे ही फैमिली बेस्ड केयर आया, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और SOS विलेज मान लो उसे। तो ऑप्शन है हमारा बी, एडॉप्शन पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, स्पेशल होम्स की भी नहीं कर रहे और चिल्ड्रन होम्स की भी नहीं कर रहे, तो ऑप्शन क्या बचता हमारा, बी। ठीक है, SOS विलेज, फैमिली बेस्ड केयर। 16th क्वेश्चन, ये तो दोनों सिमिलर से क्वेश्चन थे। जनरली इस तरह का क्वेश्चन की गड़बड़ हो सकता है NTA के पेपर में ना और हो भी सकती है, कुछ नहीं कह सकते हम DU का, सॉरी सेंट्रल एजेंसीज का या एग्जाम टेकिंग एजेंसी का, कुछ भी हो सकता है। आप बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और सही आंसर करो। अगला है
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू अ पर्सन आफ्टर स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ ये दो चीज़ें हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। अब क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, वर्किंग एज अ टीचर, टीचर है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, टीचर तो नौकरी करता है। ओपनिंग अ डे केयर, हाँ डे केयर है, ओपनिंग है तो ये तो अपना काम हो गया ना, ओपनिंग अपना डे केयर सेंटर है, ये हो सकता है। वर्किंग इन अ क्रैच, बताओ ये भी नौकरी हो गई, क्या ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। काउंसलर इन अ हॉस्पिटल, ये भी नहीं, ये तो डाइटेटिक से रिलेटेड है, काउंसलर भी, ये भी नौकरी है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या ऑप्शन बचता है, अपना एक सेंटर खोलना, अपना डे केयर सेंटर खोलना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद हम अपना एक डे केयर सेंटर खोल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारा, बी, सिंपल। 16 क्वेश्चन भी अगर आप सोच के करोगे बेटा तो क्वेश्चंस आपको सब सिंपल लगेंगे, और अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो लगेगा ओ ये टॉपिक कहाँ था, मैंने कब पढ़ा है। कॉमन सेंस भी यूज़ करना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 17। इन इंडिया आफ्टर मैसिव अर्थक्वेक, ये देखो सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर, आफ्टर मैसिव अर्थक्वेक organization which will provide immediate assistance with emergency relief to children is, अब यहाँ पर इन्होंने बहुत कंफ्यूज कर दिया, मैसिव अर्थक्वेक भी आ गया, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो इमीडिएट असिस्टेंस देगी बच्चों को, कौन कौन सी हैं ऑर्गेनाइजेशन, देखें। नेशनल सर्विस स्कीम, ये किसके लिए होती है, सोशल सर्विस के लिए, जो कि नेशनल सर्विस स्कीम एडोलेसेंट्स चलाते हैं। चिल्ड्रन होम और ऑब्जर्वेशन होम, ये तो आप छोड़ ही दो, ये बार बार आ जाता है, इमीडिएट असिस्टेंस नहीं आएगा। एसओएस चिल्ड्रन विलेज, ये हो सकता है। अब फिर से एसओएस चिल्ड्रन विलेज कर दें क्या, कितना कंफ्यूजन है, बार बार एसओएस विलेज, एसओएस विलेज, यहाँ भी एसओएस विलेज कर देते हैं, कर दें, चलो। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर है डी। यार इतनी बार एसओएस विलेज, एक बार ऊपर चेक करके देखें क्या, मुझे लग रहा है हमने कहीं गलती करी है, और आपने अगर करी है मैंने कहीं तो मुझे ज़रूर से बताना कि मैंने कहाँ पर गलती करी है। क्या वो इस क्वेश्चन में है, फैमिली बेस्ड के है, नहीं इसमें तो नहीं लग रहा है या नहीं, नहीं, चलो हो सकता है, होगा तो ज़रूर से मेरे को बताना, ठीक है। किस में बताओगे, कमेंट्स में ऑब्वियसली। 18th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क इन द पिक्चर गिवन बिलो, ये क्या है, ये तो सबको पता होगा, ये कौन सा निशान है, हॉलमार्क, लेकिन आपको सिल्क मार्क भी पता होना चाहिए। सिल्क मार्क का निशान कैसा है आपको याद है, वुल मार्क का भी पता होना चाहिए, वुल मार्क का तो ऐसे से है आपको 3 है और सब में अंदर अंदर कुछ बने हुए हैं। इको मार्क कैसा है, इसमें भी एक बकेट जैसा बना है। सिल्क मार्क का कैसा है, याद करो, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, वो मैं यहाँ नहीं बना पाऊँगी, आप उसे देखना ज़रूर, आने सारे चाहिए, ओके। तो ऑप्शन है इसका बी, हॉलमार्क। हॉलमार्क किसके लिए होता है क्या आप बता सकते हो, चलो ये भी यहीं देख लेते हैं। हॉलमार्क होता है गोल्ड और सिल्वर के लिए, मतलब सोना और चांदी के लिए। सिल्क मार्क किसके लिए होता है, सिल्क के लिए। वुल मार्क किसके लिए होता है, वूल के लिए। इको मार्क किसके लिए होता है, इको फ्रेंडली चीज़ों के लिए। हॉलमार्क किसके लिए होता है, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, ज्वेलरी हैं, स्टोन्स हैं, उनके लिए। अब हम आते हैं 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट पे ध्यान देना, टू वर्क इन द फील्ड ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक। यहाँ कपड़ों की बात हो रही है, उनकी केयर एंड मेंटेनेंस की हो रही है, कौन सी स्किल की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज ऑफ मटेरियल, अरे उनकी केयर करनी है तो इसकी तो ज़रूरत होगी। नॉलेज ऑफ केमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फैब्रिक, बिल्कुल होगी अगर केयर एंड मेंटेनेंस है। हम कॉटन वाले साबुन से अगर ऊन को धो देंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगा ना, अगर हम ऊन को रगड़ के धो देंगे, कॉटन की तरह उबाल देंगे, वो भी ख़राब हो जाएगा। नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एबिलिटी टू वर्क विद रिसोर्सेज, क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये तो मेरे को नहीं लगता, इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है कपड़े से। और नॉलेज ऑफ मशीनरी एंड इट्स फंक्शनिंग, ये भी सही है, वॉशिंग मशीन कैसे यूज़ करनी है, गर्म पानी करना है, ठंडा पानी करना है, प्रेस कैसे करनी है, वो सारी मशीन्स की नॉलेज होने की ज़रूरत है। तो मेरे को इसमें थर्ड लग रहा है आंसर, क्या कहते हो आप, लॉक कर दें। तो इसका आंसर होगा सी,
नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एबिलिटी टू वर्क विद रिसोर्सेज, इसकी मुझे कोई खास ज़रूरत फैब्रिक्स के लिए नहीं लग रही है। अगर आपको लग रही है तो आप बता देना। ओके, 20th क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट, इसके आगे हम अगले वीडियो में लेंगे। द सेक्टर विच लेज मोर इम्पॉर्टेंट ऑन एस्थेटिक्स एंड फिनिशिंग, वो कौन सा है? तो मोर स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस। तो अगर आपको याद हो, हमने अपने चैप्टर में कौन कौन से करे थे? होटल करा था और हॉस्पिटल करा था। वहाँ अगर आपको याद हो, मैंने बार बार बताया था, हॉस्पिटल में हम सफाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और होटल अगर होगा तो हम कपड़े कैसे हैं, देखने में कैसे लग रहे हैं, फोल्ड कैसे हुए हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। स्कूल, हॉस्टल, इनका कोई खास कपड़ों की फिनिशिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब इसका सही आंसर बताओ, होटल या हॉस्पिटल? एस्थेटिक्स की बात हो रही है तो होटल। 1 हमारा सही आंसर कौन सा है? होटल। तो ए को हम लॉक कर देते हैं और इसका आंसर है ए। अब हमने कर लिए हैं 20 क्वेश्चंस, 30 और बचे हैं, वो मैं आपको कल करवाऊंगी। 20 क्वेश्चंस आज करा दिए हैं, और जिनका पेपर आ भी रहा है बेटा, मेरी पूरी कोशिश होगी इन 50 के अलावा भी मैं आपको करा पाऊँ कुछ मॉक टेस्ट, और जो मेरे वीडियोस में जहाँ पर MCQs है उन्हें भी देख लो। कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, ट्राई टू स्कोर फुल 40 on 40। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।